तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम चैनल। दोस्तों आज लेक्चर 10 में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर कोल्ड चीजल एंड हॉट चीजल दोनों के बारे में, आपको चीजल के बारे में कंप्लीट दिखाने वाला हूँ, कंप्लीट बताने वाला हूँ, कंप्लीट समझाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के लेक्चर सबसे पहले मिल सकें एंड गवर्नमेंट जॉब के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है ठंडी छेनी यानी कि कोल्ड चीजल। हमने जो लेक्चर 9 तक अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर हम जो हमारी फाइल जो होती है, रेती जो होती है, उस तक हमने रेती को कंप्लीट वहाँ पर कर लिया, कंप्लीट समझ लिया, एक एक पॉइंट हमने समझ लिया है एडवांस, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर आपने लेक्चर 9 तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। DRDO सेप्टेम्बर 10 फुल कोर्स फ्री करके कुछ प्लेलिस्ट का नाम है, तो जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और पूरे 1 से लेकर 9 तक के लेक्चर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी समझ में आएगा। और उसके बाद आप 10 इस लेक्चर को वॉच करिए तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो यहाँ पर छेनी के बारे में हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर समझिए, समझने वाली बात कुछ यूँ है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ठंडी छेनी कोल्ड चीजल। हाथ एक यानी कि कर्तन औजार है जो किसी फिटर द्वारा चिपिंग एवं कर्तन जैसी संक्रियाओं हेतु प्रयोग किया जाता है। तो हमारा एक ठंडी चीजल कोल्ड चीजल क्या है, एक कटिंग टूल है। कटिंग टूल है जो कि किसी भी फिटर द्वारा चिपिंग एवं कर्तन क्रियाओं जैसी संक्रियाओं ऑपरेशन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बेसिक एक डिटेल है चीजल के बारे में। सबसे पहले बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उनको बिल्कुल थ्योरी के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए अगर आपको जानकारी तो अच्छी बात है, आपको भी एडवांस इसमें देखने को मिलेगा, सभी थ्योरी से हटके देखने को मिलेगा जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं उसमें साथ साथ मैं बताता चलता हूँ दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर देखिए चिपिंग वह संक्रिया है जिसमें अतिरिक्त पदार्थ को हथौड़े एवं छेनी की सहायता से काटकर हटाया जाता है। ठीक है, चिपिंग क्या है, जिसमें अतिरिक्त पदार्थ को, जो भी हमारा पदार्थ है, मान लो ये कोई मेटल है, इसमें हमको कुछ स्लॉट डालना है, तो स्लॉट हम जब डाल पाएंगे जब यहाँ से कोई पदार्थ को बीच में से हटा लेंगे, तो हटाएंगे किससे, चीजल से। और हैमर जब हम उस पदार्थ को हटाएंगे तो उसे हम कहेंगे चिपिंग। और चिपिंग की गई सतह खुरदरी होती है जिसको रेत का चिकना किया जाता है। ठीक है, चिपिंग और कटिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कटिंग उसे बोलते हैं जैसे कोई हमारा ये कोई मेटल है, पतला मेटल है, इसे हमको बीच में से काटना है, तो हम पतला मेटल को ही चीजल से हम काट सकते हैं, मोटे मेटल को चीजल से नहीं काट सकते, ध्यान रखना हमेशा। ठीक, तो इसको काटना उसे हम कटिंग कहेंगे। या आपको चीजल का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो बॉडी जो होती है वो ऑक्टागोनल होती है, अष्टभुजाकार होती है, आपको ध्यान रखना। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ डीप पॉइंट मैं आपके लिए बताऊंगा जो आपको किसी थ्योरी में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 भाग छेनी के होते हैं। सबसे पहले हेड होता है, फिर बॉडी होती है, फिर पॉइंट ऑफ कटिंग एज होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है जो छेनी हमारी होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं, क्रोम वेनेडियम। अगर हाई कार्बन स्टील आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो क्रोम वेनेडियम स्टील से बनी होती हैं। ठीक है, छेनियों का अनुप्रस्थ काट जो क्रॉस सेक्शन जो होता है वो हमारा षटभुजाकार या अष्टभुजाकार होता है। ज़्यादातर आपको अष्टभुजाकार देखने को मिलेगा। तो छेनी का हमारा आकार या क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, अष्टभुजाकार होता है या षटभुजाकार होता है। कर्तन सिरे कठोरीकृत एवं टेम्पर की जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर टाइप ऑफ चीजल आप देखोगे तो कई प्रकार की चीजल आपको लिए देखने को मिल जाएंगी। अगर आप चीजल के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो आपके लिए कम से कम 20 टाइप की चीजल, 20 प्रकार की आपको चीजल देखने को मिल जाएंगी। लेकिन हमारे जो फिटर की थ्योरी में है, ITI लेवल की जो छेनी है, वो कुछ यहाँ पे 4 से 5 यहाँ पर चीजल हैं, वो हमको डिटेल में पढ़ना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टाइप ऑफ चीजल में आपको मिल जाएगा। ये निमी की बुक है, आपके लिए पता होगा कि निमी की बुक में जो जानकारी मिलती है एकदम सटीक मिलती है, जो कि आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करती है। ठीक है, आपके हर एक एग्जाम में यहीं से आता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। जो 10 से 5-6 क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते तो यहीं से, पर उनकी डेफिनेशन कुछ यूँ घुमाई जाती है कि आपको लगता नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। वो कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनकी भी MCQ सीरीज स्टार्ट होने वाली है। हमारी 2000 की MCQ सीरीज हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो उनको भी आप देखिए। आपको दिन में 2 वीडियो देखने को मिला करेंगी, सुबह आपको MCQ और शाम को आपको डिटेल लेक्चर आपको देखने को मिला करेगा। कुछ इस प्रकार हम टाइम को शेड्यूल करेंगे तो आपको सब जानकारी बता दी जाएगी। शायद कल से ही वो MCQ सीरीज के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो साधारण प्रकार की छेनियाँ। यहाँ पर जो हमारी कॉमन टाइप चीजल हैं वो कुछ इस प्रकार है। फ्लैट चीजल एक होती है, हमारी क्रॉस कट चीजल जो होती है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक होती है हाफ राउंड चीजल, एक होती है डायमंड पॉइंट चीजल। यहाँ पर आपके लिए क्रॉस कट चीजल पे बिल्कुल टिक लगा लेना, MCQ लगा लेना। यहाँ पर ये दोनों चीजल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। और अगर कभी कभी पूछा जाता है तो हमारा अर्ध गोलाकार छेनी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और सपाट छेनी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इन चारों चीजल के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी सपाट छेनी यानी कि फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल में आप देखोगे तो यहाँ पर दिखाया लिख जाएगा आपके लिए
इनका उपयोग बड़ी सपाट सतहों से पदार्थों को हटाने एवं बेल्ट जोड़ एवं ढलाई से अतिरिक्त, यहाँ पर ध्यान देना, ढलाई यानी कि कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को चिपन करने हेतु किया जाता है। मान लो हमने किसी धातु की कास्टिंग करी, कोई हमने यहाँ पर जॉब बनाया, कोई भी हमने यहाँ पर मान लो कुछ इस प्रकार से हमने जॉब बनाया, यहाँ पर हमने ढलाई करी, कास्टिंग करके इसमें जॉब बनाया, यहाँ पर कुछ हमारी धातु अतिरिक्त यहाँ पर लगी रह गई है, यहाँ पर अतिरिक्त धातु लगी रह गई है, तो उसे हम किससे साफ करेंगे या किससे हटाएंगे? तो हम उसे फ्लैट चीजल से हटाएंगे। आपके लिए इस प्रकार ध्यान रखना है कि कास्टिंग ढलाई से अतिरिक्त या कास्टिंग से अतिरिक्त धातु हटाने के लिए किस चीजल का, किस छेनी का यूज किया जाता है? तो वहाँ पर फ्लैट चीजल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे फ्लैट चीजल का जो यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और बता दूं, मैं आगे आपके लिए बता ही दूंगा, इसका जो साइज लिया जाता है वो कटिंग एज की चौड़ाई से लिया जाता है। इसका जो कटिंग एज है इसकी चौड़ाई से हम इस चीजल का साइज लेते हैं, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आगे मैं डिटेल बता ही दूंगा। यहाँ पर आप देखोगे फ्लैट चीजल के बारे में आपने जाना कि कहाँ उपयोग किया जाता है, और सभी चीजल आपकी हाई कर्म स्टील से बनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम क्रॉस कट अथवा कैप चीजल। क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल कहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल कहते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन बनता है क्रॉस कट चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल से, तो इस दोनों चीजल में कंफ्यूज होते हैं और हम गलत कर देते हैं, तो आपका कंफ्यूजन पूरा का पूरा दूर होने वाला है आज। यहाँ पर देखिए इनका प्रयोग चाबी घाट यानी कि की बेज ग्रूव्स एंड झिरी यानी कि स्लॉट काटने हेतु किया जाता है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको उपयोग से ही पूछा जाता है, किस चीजल का कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखोगे जो क्रॉस कट हमारी चीजल होती है उसका उपयोग हम की बेज आप जानते हो चाबी घाट जहाँ पर हम की को रखते हैं, ठीक है, लगाते हैं, और ग्रूव्स आपके एंड झिरी यानी कि स्लॉट आपको काटने के लिए हम किस चीजल का यूज करेंगे? क्रॉस कट चीजल का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्या बोलते हैं कटिंग एज होता है वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जब हम स्लॉट बनाएंगे तो हमारा एकदम आयताकार स्लॉट बनेगा, उसमें कोई भी तिकोना इकोना नहीं बनेगा। इसलिए इस चीजल का हम कीवेज ग्रुप्स एंड स्लॉट काटने में उपयोग करते हैं, ठीक है। कीवेज ग्रुप्स और स्लॉट काटने हेतु उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे हाफ राउंड चीजल, जिससे कि कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर हाफ राउंड चीजल में एक ही क्वेश्चन पूछता है कि तेल नालियाँ ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए किस चीजल का उपयोग करते हैं? तो ऑयल ग्रुप्स यहाँ पर काटने के लिए हम यहाँ पर अर्धवृत्ताकार यानी कि हाफ राउंड चीजल का यूज करते हैं। इनका उपयोग बक्राकार खांचे वहीं पर काटते हैं जहाँ पर ऑयल ग्रुप्स हमको बनाना होता है, तेल नालियाँ काटने हेतु किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल में कहाँ कंफ्यूज आपके लिए करता है? आपके लिए कहेगा इसका उपयोग, देखिए सबसे पहले डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग देख लीजिए। इसका उपयोग कोनों जोड़ों एवं कोनों जोड़ों पर पदार्थों को चौरस करने के लिए किया जाता है। आपके लिए पता होगा कि कैप चीजल, क्रॉस कट चीजल को हम चौरस या चौरस चीजल भी कहते हैं, हाँ चौरस चीजल भी हम कहते हैं। हिंदी में अगर बोलो चौरस चीजल भी कभी कभी कह देते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि चौरस ग्रुप्स बनाने के लिए, चौरस ग्रुप्स काटने के लिए, स्क्वायर ग्रुप्स काटने के लिए किस चीजल का उपयोग करते हैं? तो ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट आपको लिखा दिख रहा है हीरा नोक छेनी यानी डायमंड पॉइंट चीजल में कि इसका उपयोग कोनों जोड़ों पदार्थों को चौरस करने के लिए, ठीक है। कोई हमारा कॉर्नर है, कोई स्क्वायर हमारा कॉर्नर है, जैसे यहाँ पर हमको कोई काम करना है तो हम वहाँ पर डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करेंगे। यहाँ पर कोई हमारा जोड़ लगा है, यहाँ पर जैसे कि इस प्रकार से कोई यहाँ पर दो धातु जोड़ी यहाँ पर उसमें, और यहाँ पर कोई हमको धातु हटाना कुछ काम करना है तो वहाँ पर भी हम डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करेंगे। तो ये जो काम होते हैं, मतलब जो हमको मेटल थोड़ा बहुत हटाना होता है कॉर्नर पर, जोड़ों पर, या चौरस ग्रुप जहाँ होता है वहाँ पर हम डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं, ठीक है। और जहाँ पर हमको चौरस ग्रुप या चौरस स्लॉट हमको बनाना होता है तो वहाँ पर हम कैप चीजल का यूज करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ एक हमारा जॉब है, यहाँ पर देखिए हमारा ये जॉब है, इस प्रकार से हमको यहाँ पर एक चौरस आयताकार यहाँ पर स्लॉट डालना है, यहाँ पर हमको स्लॉट डालना है, तो हम वहाँ पर यानी कि बहुत सकरा जॉब है, यहाँ पर छोटा सा आयताकार हमको स्लॉट डालना है। अगर बड़ा डालना तो हम फ्लैट चीजल का यूज करेंगे, लेकिन छोटा हमको जब डालना है 4 से 14 mm तक का, तो वहाँ पर हम किस चीजल का यूज करेंगे? कैप चीजल, क्रॉस कट चीजल का यूज यहाँ पर करेंगे, ठीक है। क्रॉस कट चीजल का यूज करेंगे। ग्रुप्स स्लॉट एंड चौरस ग्रुप्स, आप यहाँ पर चौरस से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि चौरस तो हमने पढ़ा था डायमंड पॉइंट चीजल में, तो आप डायमंड पॉइंट चीजल लगा देते हो। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चौरस के लिए, चौरस करने के लिए यानी आयताकार बनाने के लिए कह रहा है या आयताकार यानी वर्गाकार काटने के लिए कह रहा है। इस प्रकार आपको कुछ माइंड में अपने में सेट कर लेना है तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक हमारी चीजल होती है वेब चीजल, जिससे भी क्वेश्चन बनता है। तो हमारी 5 प्रकार की चीजल है। वेब चीजल होती है जिसे हम जालीदार अथवा पंच करने वाली छेनी भी कहते हैं हिंदी में। अगर आपसे जालीदार अथवा पंच करने वाली छेनी, आपको ये हिंदी वाले नाम
ध्यान रखना है, क्योंकि पंचिंग चीजल, देखिए इस पर लिखा, आप हिंदी और इंग्लिश आप बोलोगे, हम तो इंग्लिश में ध्यान रख लेते हैं, हिंदी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश भी आपको हिंदी लिखी देखने को मिल जाएगी, इंग्लिश में भी हिंदी का वर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है पंचिंग चीजल। तो पंचिंग चीजल आपने कभी पढ़ा नहीं, अगर इसमें आपने नहीं पढ़ा हो तो नाम से नहीं सुना हो, तो आपने ओनली नाम सुना है वेब चीजल। तो यहाँ पर पंचिंग चीजल भी हम वेब चीजल को ही कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचिंग चीजल का उपयोग कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो स्पष्ट एक ही इसका उपयोग है, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए हम पंचिंग चीजल या वेब चीजल का उपयोग करते हैं। आई होप कि आपको पांचों जो हमारी चीजल्स होती हैं उनके उपयोग एंड उनके कार्य आपको पता चल गए होंगे। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर छेनी की स्पेसिफिकेशन आप देखोगे तो लंबाई के अनुसार कर्तन श्रेय की चौड़ाई प्रकार बॉडी के अनुप्रस्थ काट के द्वारा वर्णित की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो छेनी की विशिष्टियाँ, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, इसका साइज कहाँ से लिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि चीजल का साइज कहाँ से लिया जाता है, तो चीजल का साइज हम कर्तन सिरे की चौड़ाई से लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे ये हमारी कौन सी चीजल है, डायमंड पॉइंट चीजल है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था कॉर्नर पर वर्क किया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर वर्क देख लोगे तो आप अच्छे से माइंड में सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे हाफ राउंड नोज चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल यहाँ पर उपयोग देखोगे। यहाँ पर हमारा ये फ्लूट कोई काटा जा रहा है, यहाँ पर क्योंकि तेल आएगा, कहीं से कुछ क्रिया करेंगे तेल आएगा, तो यहाँ पर हम फ्लूट काट रहे हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से मैं कुछ बना देता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से फ्लूइड को काटा जा रहा है, इस प्रकार यहाँ पर काटा जा रहा है। यहाँ पर हम कोई भी लिक्विड जब डालेंगे तो यहाँ से आसानी से बहता हुआ चला जाएगा। तो ऑयल ग्रुप यहाँ पर काटा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपर, और यहाँ पर हमारा वेब चीजल है, ये हमारी चेन ड्रिलिंग हमने कर ली, यानी कि एक हमारा ये आयताकार वर्कपीस था, इसमें हमको ये इतना मेटल हटाना है, तो हमने वहाँ पर चेन ड्रिलिंग कर ली है। और हम जो बीच की धातु है इनको हम काट देंगे तो हमारे यहाँ जो बीच का पोर्शन है पूरा पूरा हट जाएगा, इतना हमारा स्लॉट बन जाएगा। तो चेन ड्रिलिंग वेब चीजल का उपयोग मैंने बता ही दिया था कि कोई भी स्लॉट डालने के लिए, आप बोलोगे कि स्लॉट डालने के लिए तो हम फ्लैट चीजल का उपयोग करते, तो मैंने बताया है कि जो 4 से 14 mm इसका जो होता है कटिंग एज, उसकी चौड़ाई होती है, तो 4 से 14 mm तक के स्लॉट को डालने के लिए हम करते हैं क्रॉस कट कैप चीजल का उपयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं एंगल्स ऑफ चीजल, यानी कि एंगल्स ऑफ चीजल, छेनी के कोण। तो छेनी के कोण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए छेनी के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, छेनी के कोण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको DRDO में मैं कह सकता हूँ कि एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एंगल से या उपयोग से। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, पूरे पॉइंट को नोट करते रहिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मेरे लेक्चर को आप वॉच करते हो तो कॉपी पेन लेके वॉच करिए, क्योंकि कुछ नोट मैं आपके लिए कराता हूं तो आप लिख लीजिएगा, अच्छे से आपके काम आने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है नोक कोण एवं पदार्थ। यहाँ पर छेनी का सही नोक कर्तन कोण पॉइंट एंगल बीटा, पॉइंट एंगल को हम बीटा, अल्फा बीटा गामा 3 कोण होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। वो मैं सही बताऊंगा किसे अल्फा कहते हैं, किसे बीटा कहते हैं, किसे गामा कहते हैं। सो गाइज आपके लिए तीनों कोणों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर चिपिंग किए जाने वाले पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि छेनी का बीटा कोण किस पर निर्भर करता है, तो आपके लिए अगर पता होगा कि बीटा हम पॉइंट एंगल से बोलते हैं, तो पॉइंट एंगल हमारे चीजल यानी चिपिंग करने वाले पदार्थ पर ही निर्भर करता है। जैसे कि कार्बन स्टील की, हाई कार्बन स्टील के लिए हम 65 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग पॉइंट एंगल रखा जाता है। तो अगर आपसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि अल्फा किसे बोलते हैं, बीटा किसे बोलते हैं, गामा किसे बोलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है मृदु पदार्थों हेतु हल्के कोण। ठीक है, जैसे कि माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील के लिए कुछ 45 डिग्री यहाँ पर पॉइंट एंगल रखा जाता है। ठीक है, मृदु इस्पात हेतु हल्के कोण और कठोर पदार्थ हेतु चौड़े कोण दिए जाते हैं। ठीक है, सही कोण और कोण के झुकाव से सही रेख एवं अंतर कोण बनता है। जब हमारा पॉइंट एंगल सही होगा उसी पर पॉइंट एंगल पर ही हमारा रेख कोण जो कि पॉइंट एंगल से ऊपर की तरफ बनता है, और क्लियरेंस कोण जैसे कि अंतर कोण यहाँ पर बोल रहा है, क्लियरेंस कोण जो कि चीजल की निचली सतह की ओर बनता है। हमारे दोनों सही सतह बनेंगे तो हमारा सही से पॉइंट एंगल होगा, उसी पर हमारे दोनों कोण निर्भर करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कहीं पूछा जाए कि रेख कोण एंड क्लियरेंस कोण किस पर निर्भर करता है, तो हमारा पॉइंट एंगल पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये बन रहा है इंक्लिनेशन एंगल, यानी कि झुकाव कोण भी एक होता है। देखिए आपका कौन सा कोण, एक होता है यहाँ पर बनता है आपका रेख कोण, यहाँ पर बनता है आपका पॉइंट एंगल, यहाँ पर बनता है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है आपका
क्लियरेंस एंगल। और इसकी जो चीजल की जो एक्सिस है, एक्सिस से और यहाँ पर जो सतह है हमारे वर्कपीस की सतह तक का डायरेक्ट जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं झुकाव कोण यानी कि इंक्लिनेशन एंगल। ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पर रेक कोण के बारे में आप यहाँ पर देखोगे तो रेक कोण जिसे कि हम गामा बोलते हैं, रेक कोण जिसे कि हम गामा बोलते हैं, कर्तन नोक की ऊपरी फलक एवं कर्तन धार की कार्य सतह के लंब के बीच का कोण है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है स्पष्ट ही कर्तन धार की ऊपरी सतह, कर्तन धार हमारी कटिंग एज कहाँ पर हो जाएगी, ये हमारी कटिंग एज है, ये हमारी कटिंग एज हो जाएगी। तो कटिंग एज की ऊपरी सतह यानी कि हमारी ऊपरी सतह हो गई ऊपरी सतह। एंड यहाँ पर बोल रहा है कि सतह को लंब के बीच के कोण, जो हमारी सतह जो है यहाँ पर सतह की यहाँ पर हम एक लंब डाल देंगे तो हमारा जो लंब डल गया है यहाँ पर लंब एंड जो कटिंग एज की ऊपरी सतह के बीच का जो कोण यहाँ पर बन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेक एंगल। ये हमारा हो जाएगा क्या, रेक एंगल यानी कि गामा जैसे हम बोलते हैं, गामा जैसे बोलते हैं, ये हमारा रेक एंगल हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए रेक एंगल समझ में आ गया होगा। रेक एंगल आपका यहाँ पर कोई हम सतह की, ये हमारी कोई सतह है, यहाँ पर हम लंब डालेंगे और यहाँ पर कटिंग एज की ऊपरी सतह के बीच जो हमारा एंगल बनेगा वो से हम बोलेंगे गामा यानी कि रेक एंगल। ठीक है, और जैसे कि ये हमारा कटिंग एज की ऊपरी सतह हो गई। और देखिए थोड़ा सा और जूम करके मैं अच्छे से आपके लिए बताऊँ, यहाँ पर देखिए क्लियरेंस एंगल के बारे में आपके लिए बताना चाहूँ यहाँ पर। तो हमारा क्लियरेंस एंगल जो होता है, जो कटिंग एज जो हमारा है, कटिंग एज की निचली सतह, ये हमारी निचली सतह हो गई। एंड जो हमारे वर्कपीस की सतह जो है, ये वर्कपीस की सतह जो है यहाँ पर वर्कपीस सतह जो है और हमारी कटिंग एज की निचली सतह जो है, तो इसके बीच जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल। उसे हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है, और अब आपके लिए मैं बताऊं पॉइंट एंगल किसे कहते हैं। तो पॉइंट एंगल जो हमारे कटिंग एज की ऊपरी सतह या निचली सतह के बीच के कोण जो होता है, ये हमारी ऊपरी सतह है, ये हमारी निचली सतह है, इन दोनों के बीच का कोण जो होता है, दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट एंगल। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए बताऊँ, यहाँ पर हमारा हो गया गामा, यहाँ पर हमारा हो गया बीटा, यहाँ पर हमारा हो गया अल्फा, इसे हम बोलते हैं अल्फा। क्लियरेंस एंगल को बोलते हैं अल्फा। आपको तीनों कोण अच्छे समझ में आ गए होंगे और भी आगे मैं आपके लिए समझ लेता हूँ। यहाँ पर ये बता ही दिया इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव कोण होता है, लेकिन कितने कितने डिग्री के होते हैं वो भी आपके लिए यहाँ पर देखिए क्लियरेंस एंगल में ही बोला जा रहा है स्पष्ट। आपका कोण अल्फा नोक के नीचे फलक एवं कर्तन धार से शुरू होकर कार्य जॉब से स्पर्श रेखा, जो हमारा वर्क पीस है उसकी स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है, जो कि मैंने आपके लिए अभी बताया। यहाँ पर थोड़ा आप देख लीजिए, फिगर के माध्यम से भी आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। यहाँ पर जो मैंने बताया था आपके लिए यहाँ पर देख लीजिए, हमारा रेक कोण यहाँ पर बना दिया गया है, इसे हम रेक कोण यहाँ पर बोल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताया था कटिंग एज की ऊपरी सतह एंड निचली सतह के बीच का जो कोण बनता है उसे हम बीटा बोलते हैं और उसे हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। एंड मैंने आपको बताया था कटिंग एज की निचली सतह से जो हमारे वर्कपीस की सतह तक या स्पर्श रेखा तक जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, जिसे हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा बीटा गामा आपके लिए याद रखना है। ठीक है, और हमारा जो हमारे चीजल है, जो हमारे चीजल के बीच की एक्सिस से, जो हमारा एक्सिस यहाँ पर है, एक्सिस से और कटिंग जो और वर्कपीस की सतह तक का जो कोण होता है, बीच का जो कोण होता है उसके हम बोलते हैं झुकाव कोण इंक्लिनेशन एंगल। आपके यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं, यहाँ पर आपके 4 कोण बन रहे हैं, चारों कोण को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। इस दिशा में कर्तन धार जॉब कार्य में नहीं घुस सकेगी, वो छेनी फिसल जाएगी। यहाँ पर देखिए कब छेनी फिसल जाएगी यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर ऐसे भी आपको क्वेश्चन बनता है कि अगर आपका क्लियरेंस एंगल जाना होगा तब क्या होगा, या आपका रेक कोण जाना होगा तो छेनी बढ़ेगी या धातु में घुसेगी या फिसलेगी, क्या होगा। देखिए डिटेल में आप यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये हमारा यहीं पर बता देता हूँ, हाँ यहीं पर बता देता हूँ। देखिए ये हमारा कोई वर्कपीस है, ठीक है, ये हमारा कोई वर्कपीस है। इस पर एक हमने लंब डाल लिया ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। यहाँ पर हम एक चीजल बना लेते हैं, यहाँ पर हम एक चीजल बना लेते हैं। ये हमारी चीजल एक बन गई, ठीक है, ये हमारी चीजल बन गई। ठीक है, थोड़ा सा फ्री एंड ड्राइंग समझ लीजिएगा। ये हमारी एक चीजल बन गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा रेक कोण है, यहाँ पर हमारा है कौन सा कोण है, यहाँ पर हमारा है क्लियरेंस एंगल, यहाँ पर है हमारा कौन सा एंगल है, यहाँ पर हमारा इंक्लिनेशन एंगल, यहाँ पर हमारा पॉइंट एंगल। अब आपसे बोला जाएगा कि अगर रेक कोण, अगर चीजल का रेक कोण कम हो, अगर आपके चीजल का रेक कोण कम हो, आपका रेक एंगल कब कम होगा, जब चीजल आपकी ऊपर की ओर उठेगी। जब आपकी चीजल ऊपर की ओर उठेगी तो आपका रेक कोण कम होगा। फिर आपसे बोला जाएगा कि यदि चीजल का रेक कोण कम है तो चीजल धातु में क्या होगा, घुसेगी या धातु से फिसलेगी या कटिंग नहीं होगी, क्या होगा। तो जब आपको समझ में आ रहा होगा ये हमारी धातु है और चीजल जब ऊपर से ऊपर की ओर उठेगी थोड़ा सा और जब स्ट्राइक करेंगे तो धातु में चीजल घुसेगी, गड्ढे बनाएगी।
और जैसे ही आपसे बोला जाए कि रेक कोण कम है तो रेक कोण कम है तो आपकी गड्ढे बनाएगी, चीजल धातु में घुसेगी। अगर आपसे बोला जाए, वहीं पर आपसे बोला जाए कि क्लियरेंस एंगल ज़्यादा हो तब क्या होगा, तो जब हमारा रेक कोण कम होगा तो ऑटोमेटिक ही क्लियरेंस एंगल हमारा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताइए। तो ऑटोमेटिक हमारा क्लियरेंस एंगल वहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियरेंस, अगर आपसे बोला जाए कि रेक कोण ज़्यादा हो तब क्या होगा, तो रेक कोण कम होगा, रेक कोण ज़्यादा होगा और क्लियरेंस एंगल यहाँ पर कम होगा, ठीक है। रेक कोण क्लियरेंस एंगल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर एक कोण कम होता है तो दूसरा कोण बढ़ता है, और दूसरा कोण जब बढ़ता है तो दूसरा कोण कम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बताया जा रहा है कि अगर रेक कोण हमारा ज़्यादा हो तो रेक कोण ज़्यादा कम होगा जब हम चीजल को नीचे की ओर लाएंगे। जब चीजल हम नीचे की ओर झुकाएंगे, कुछ चीजल हम यहाँ पर बना देंगे, यहाँ पर अगर बना देंगे तो हमारा क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा, रेक कोण ज़्यादा हो जाएगा। जब रेक कोण ज़्यादा हो जाएगा, जब यहाँ पर हम चोट लगाएं तो यहाँ पर हम हैमर से यहाँ पर चोट लगाएंगे, तो यहाँ पर हम जब चोट लगाएंगे तो धातु फिसलेगी, यहाँ पर हमारी चीजल धातु पर फिसलेगी, ना ही कटिंग करेगी। तो इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कहाँ से बनते हैं, आई होप कि आपका पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा आप PDF में एक बार किताब अगर आपके पास बुक है निमी की तो पढ़ लीजिए, नहीं तो PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर अवेलेबल करा दी है। और संडे टेस्ट भी हमारा होता है, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जो भी टेस्ट में क्वेश्चन डालता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा और PDF प्राप्त करते रहिएगा। आप टेस्ट भी वहाँ से दे सकते हो। यहाँ पर देखिए लाइव करके भी यहाँ पर दिखाया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर एक व्यू आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू लो, यहाँ पर ये वर्क फीस है, यहाँ पर हमारा झुकाव कोण कम है। यदि अवकाश कोण बहुत बड़ा है, अवकाश कोण यानी कि क्लियरेंस एंगल बहुत बड़ा है तो रेक कोण घटता है। स्पष्ट अभी मैंने समझा दिया। कर्तनधार जॉब कार्य में प्रवेश करता है और कर्तन कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। अब आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। अभी मैं तालिका तो आपके लिए दिखा ही दूंगा, ये लिस्ट जो है पूरी टेबल है इसकी जो एंगल की वो मैं आपके लिए दिखा ही दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिए क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या होती है, चीजल में क्राउनिंग क्या होती है। आपने क्राउनिंग वर्ड शायद ना सुना हो, लेकिन सुन लीजिए, क्राउनिंग के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्राउनिंग होता है छेनी के कटिंग बिंदु में हल्की सी वक्रता बनाई जाती है। जो हमारा छेनी जो चीजल जो होता है, तो ग्राइंड जब हम करते हैं तो ग्राइंड करते वक्त चीजल के जो पॉइंट हमारा होता है उसमें थोड़ी कन्वेक्स किया जाता है, वक्रता बनाई जाती है, उसे ही हम क्राउनिंग कहते हैं। इसे को क्यों बनाया जाता है, देखिए, जिसके कारण से कोणों में काटने के वक्त छेनी का कटिंग बिंदु टूटती नहीं है और चिपिंग करते समय छेनी आसानी से चला जाता है। अगर हम क्राउनिंग नहीं करेंगे, थोड़ी सी कन्वेक्सिटी नहीं देंगे, तो हमको जब चिपिंग हम करेंगे तो बहुत ही कठिनाई होगी, चीज़ल आसानी से नहीं चलेगी, आसानी हम चिपिंग नहीं कर सकते। और कोणों में जब हम काटेंगे तो सही से कोण वहाँ पर नहीं बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए तो क्राउनिंग कुछ इस प्रकार से होती है। अभी मैं आपके लिए चीज़ल को कटिंग कैसे मतलब ग्राइंड कैसे करते हैं और कैसे क्राउनिंग बनाते हैं वो भी आपके लिए बताऊँगा। लेकिन आपकी महत्वपूर्ण तालिका यहाँ पर है, आपकी महत्वपूर्ण यहाँ पर टेबल है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर काटे जाने वाला पदार्थ है, यहाँ पर पॉइंट एंगल है, यहाँ पर आपका कोण का झुकाव यानी इंक्लिनेशन एंगल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाई कार्बन स्टील जो हमारी होती है उसके लिए पॉइंट एंगल 65 डिग्री रखा जाता है, 39.5 डिग्री झुकाव कोण रखा जाता है। ढलवा लोहा जो होता है उसके लिए हम 60 डिग्री का नोक कोण यानी कि पॉइंट एंगल रखते हैं, 37 डिग्री का झुकाव कोण रखते हैं। माइल्ड स्टील मृदु इस्पात का कई बार पूछ लिया जाता है और कई बार ढलवा लोहा का पूछ लिया जाता है। ये दो थोड़े से महत्वपूर्ण है, इनको जरूर याद कर लेना। अगर कोई याद ना हो, वैसे सिंपल है, आप 3 बार इसे पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। माइल्ड स्टील के लिए आपका पॉइंट एंगल होता है 55 डिग्री एंड आपका झुकाव कोण होता है 34.5 डिग्री 34.5। यहाँ पर पीतल होता है 50 डिग्री नोक कोण यानी पॉइंट एंगल, 32 डिग्री आपका इंक्लिनेशन एंगल होता है। तांबा के लिए होता है 45 डिग्री एंड झुकाव कोण होता है 29.5 डिग्री। एल्यूमिनियम के लिए होता है 30 डिग्री एंड आपका झुकाव कोण होता है 22 डिग्री। तो आपके लिए ये कोण है, जो 5, 6, 7 कोण हैं आपके लिए, वो अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपसे कभी परीक्षा में कभी भी आपसे पूछा जाता है तो ये 6 ही धातु जैसे कि हाई कार्बन स्टील, ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, 6 धातु में इसको एक धातु का आपका कोण जरूर पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो रेक कोण हमारा होता है, जो आपने बताया कि अभी एक रेक कोण होता है इस प्रकार, एक हमारा नीचे क्लियरेंस एंगल होता है, वो कितना होता है उसका कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। तो वो भी मैं आपके लिए बता दूंगा वो कितना होता है। उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो मैंने अभी बताया आपके लिए कि पॉइंट एंगल पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा हाई कार्बन स्टील पर हमने चिपिंग करेंगे तो हमारा पॉइंट एंगल वहाँ पर रहेगा 65 डिग्री। तो 65 डिग्री रहेगा तो हमारे दोनों जो एंगल होंगे वो कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, जल्दी बताइए। तो वो हमारे कम होंगे। बेसिकली बात है कि यहाँ पर हमारा चौड़ा होगा, यहाँ पर चौड़ा होगा वो यहाँ पर पॉइंट एंगल, तो हमारा
हमारा ये चौड़ी यहाँ पर चीज़ल होगी तो दोनों हमारे एंगल कम हो जाएंगे। और अगर हम वहीं एल्यूमिनियम की बात करते हैं, हमारे 30 डिग्री होगा तो हमारे दोनों एंगल ज़्यादा हो जाएंगे। तो वहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। अगर आप यहाँ पर एक देखो, एक अंदाज़ा खुद लगाओ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 65, यहाँ पर 65 एंड 30 में 35 का अंतर है। तो यानी कि आप बोल सकते हो, यहाँ पर आप बोल सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री का अंतर है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा अगर आप बनाओगे डायरेक्टली, तो यहाँ पर 50 से लेकर 30 तक आपका रैक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल होगा। ठीक है, रैक एंगल क्लियरेंस 50 से लेकर 30 डिग्री तक आपका रैंक एंगल या क्लियरेंस एंगल होगा। ठीक है, आपकी वैल्यू उसकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक डेप्थ गेज के बारे में बताया गया है निमी की बुक के अनुसार। यहाँ पर डेप्थ गेज की बहुत ही सिंपल है। डेप्थ गेज यहाँ पर देखिए, डेप्थ गेज का उपयोग हम कोई भी स्लॉट की गहराई, ग्रुप की गहराई को मापने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर एक स्टील रूल लगा दिया गया है, यहाँ पर उसका बेस लगा दिया गया है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा दिया गया है। इसे हम आगे पीछे खिसका के उसकी गहराई नाप सकते हैं। और स्टील रूल के अनुसार अगर डेप्थ गेज की एक्यूरेसी आपसे पूछी जाए तो 0.5 mm इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, डेप्थ गेज के बारे में आपने समझ लिया होगा। और स्टील रूल आपकी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तो डेप्थ गेज किस धातु का बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब आप यहाँ पर देखिए शार्पिंग ऑफ चीजल, यानी चीजल को कैसे शार्प करते हैं, कैसे ग्राइंड करते हैं। आप चीजल को शार्प ग्राइंड हम करते हैं ग्राइंडर पर, और बार बार हमको ग्राइंडर पर ग्राइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत हमको वहाँ पर शार्प करना तो ऑयल स्टोन पर भी हम कर सकते हैं। ऑयल स्टोन के बारे में मैंने सुबह आप अपने टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत डिटेल में बताया था। अगर आप ज्वाइन हो तो आपके लिए पता चल गया होगा कि वहाँ पर कौन सा एब्रेसिव काम करता है। जैसे कि कोई भी धातु ग्राइंड करने के लिए हमको किसी ना किसी एब्रेसिव की ज़रूरत होती है। तो ऑयल स्टोन में कौन सा एब्रेसिव होता है आज तक आपके लिए पता ना होगा, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में सुबह एक आर्टिकल वहाँ पर लिख के पोस्ट किया था, आप वहाँ पर देख सकते हो। ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की एंड टेलीग्राम चैनल की। यहाँ पर आप चीज़ल को अगर ग्राइंड करना चाहो तो किस प्रकार ग्राइंड करते हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्राइंडर को सही से देखना होगा, उसका यहाँ पर जो सेफ्टी जो हमारा व्हील गार्ड है वो लगा है कि नहीं, सेफ्टी ग्लास लगा है कि नहीं, टूल रेस्ट लगा है कि नहीं, यहाँ पर जो कूलेंट कंटेनर वो लगा है कि नहीं, सही से आपको चेक करने के बाद ही। और आपसे ग्राइंडर में मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपके लिए डिटेल में समझा दूंगा टूल रेस्ट वगैरह क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कई बार फिर से ग्राइंडिंग के बाद काटने वाले किनारे बहुत मोटे हो जाते हैं, जैसे चीज़ल पुनः तेज करने के लिए उपयुक्त ग्राइंडिंग से पहले उन्हें चाली और आकार में लाया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्राइंडिंग शुरू करने से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया है। उस प्रकार आपके लिए ग्राइंडर का सबसे पहले परीक्षण कर लेना चाहिए। ठीक है, उस प्रकार उसके बाद आपको चीज़ल को, जैसे कि यहाँ पर देखिए चीज़ल को आप कैसे ग्राइंड करना है। यहाँ पर देखिए ये है हमारा इमेज, यहाँ पर आप इमेज में देखोगे, यहाँ पर आप चीज़ल को कुछ इस प्रकार पकड़ोगे। यहाँ पर आपका एक हाथ यहाँ पर रहेगा, एक हाथ आपका यहाँ पर रहेगा, एक हाथ आप यानी कि दाएं हमारा राइट हैंड है वो यहाँ पर करो, लेफ्ट हैंड आप यहाँ पर पकड़ोगे। पकड़ने के बाद आपका अंगूठा जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा बीचों बीच, और उंगली आपके नीचे रहेंगी। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर घुमाते रहना है, ताकि अभी मैंने क्राउनिंग जो बताया, जो कन्वेक्स आपका जो चीज़ल का पॉइंट एंगल वो बनना, कटिंग एज बनना चाहिए, कन्वेक्स थोड़ा सा बनना चाहिए। और यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ऐसे घुमाता रहना है। और आपको यहाँ पर कभी भी यहाँ पर साइड में यहाँ पर चीज़ल ग्राइंड नहीं करना है, बीच में ही आपको चीज़ल को हमेशा ग्राइंड करते रहना है। आपको देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा ऐसे आपको घुमाते रहना ताकि कन्वेक्स बन जाए। और आपको चीज़ल तो बाकी सिंपल ही, आपने कभी ग्राइंडर यूज किया तो सिंपल ही ऐसे ही ग्राइंड आप कर सकते हो चीज़ल को। नेक्स्ट यहाँ पर सब इसमें यही लिखा गया, कोई ज़्यादा अलग से नहीं है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है फेस सी के पार चीज़ल घुमाते रहें ताकि कटिंग के किनारे कर्व और खांचे बन सके। बी एंड सी, देखिए यहाँ पर बी एंड सी कुछ ए हैं हमारे किनारे, बी एंड सी, ए हैं बी एंड सी। और हमेशा जब भी आप चीज़ल ग्राइंड करो तो टूल रेस्ट पर रख के चीज़ल ग्राइंड करना चाहिए। टूल रेस्ट की यहाँ पर जो दूरी होती है बहुत कम से कम रखनी चाहिए, 2 mm कम से कम उसकी दूरी होती है। जितना हो सके कम से कम टूल रेस्ट की दूरी रखो, 1 mm 2 mm। तो आप चीज़ल के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई है। मार्किंग मीडिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपकी सरफेस प्लेट के बारे में थोड़ा सा क्या डिटेल में मेरे को बताना है, एंगल प्लेट के बारे में थोड़ा सा बताना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर, यहाँ तक हमको आज के लेक्चर में हमको कंप्लीट करना पैरेलल ब्लॉक तक। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा 11 नंबर का लेक्चर हमको कंप्लीट करना है। क्या करना है, देखिए हमको 11 नंबर के लेक्चर में कंप्लीट करना है फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी जो मेटल, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके बारे में अच्छे से मैंने सब कुछ PDF तैयार करके रख लिया, आपके लिए अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो उस लेक्चर को, सभी लेक्चर्स को पाने के लिए टेक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करने तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए आपके लिए, ताकि आपको महत्वपूर्ण लेक्चर मिलते रहें।
अगर आपको किसी टॉपिक में लगता है कि कुछ जानकारी छूट गई है, मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को याद दिला सकते हो। मैं भी इंसान हूँ, गलती इंसानों से ही होती है। अगर कोई गलती हो गई तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो, अगर कुछ छूट गया तो उसके बारे में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए वो वहाँ पर कंफर्म करा सकूँ, वहाँ पर मैं हम क्लियर कर सकें। आप भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कमेंट नहीं करो, ए वो फलान ठिकाना, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। मेरे से भी गलती हो सकती है, कुछ छूट भी सकता है। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में ये और बताना चाहिए था, तो आप उसके बारे में कमेंट करिए, मेरे को यहाँ वहाँ पर सचेत करिए, वार्निंग दीजिए, चेतावनी दीजिए कि वहाँ पर सर ये छूट गया भाई, ये छूट गया, ये भी आपको बताना चाहिए था। तो मैं अगले लेक्चर में डिटेल में उसके लिए बता दूंगा। यहाँ पर देखिए मार्किंग मीडिया, यहाँ पर हम मार्किंग मीडिया का उपयोग कब करते हैं, जब हम मार्किंग करते हैं तो वहाँ पर जो हम लेप लगाते हैं हम उस अपने वर्क पीस पर, उसे हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। मीडिया को चिन्हित करने का उद्देश्य क्या, हम क्यों उसे चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिन्हित लेआउट का जो फालतू बातें हैं थोड़ी सी, लेकिन फिर ही बता देता हूँ। आपके लिए पता होगा, चिन्हित लाने को स्पष्ट और दृश्यमान दिखाने के लिए जो वर्क पीस सतह को एक माध्यम के लेपित किया जाता है, स्पष्ट पतली रेखा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा लेआउट माध्यम चुना जाता है, ठीक है। विभिन्न चिन्ह माध्यम, डिफरेंट मार्किंग मीडिया, वहाँ पर चिन्ह, विभिन्न प्रकार के चिन्ह माध्यम, सफेदी, नील, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लेकर आपके लिए 4 जो मार्किंग मीडिया आपके लिए इनके बारे में डिटेल में जानना चाहिए, जो कि मैं बताने वाला हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ पर देखिए व्हाइट बास, जैसे कि सफेदी कई तरीकों से तैयार की जाती है। सबसे ज़्यादा हम व्हाइट बास का ही उपयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा वर्कशॉप में हम व्हाइट बास का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल्दी सूख जाता है और आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है। चाक के चूड़ को पानी के साथ मिलाकर, चाक को मिथाइल स्पिरिट के साथ मिलाकर, सफ़ेद शीशे के चूड़ को तारपीनी के तेल में मिलाकर हम व्हाइट बास बनाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा व्हाइट बास है वो चाक के चूड़ को पानी के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। सफ़ेदी का उपयोग खुरदरी, फोर्जिंग और ऑक्सीक्रस सतहों वाली ढलाई में किया जाता है, ठीक है। जो हमारा व्हाइट बास होता है उसे हम खुरदरी, फोर्जिंग, ऑक्सीक्रस सतहों वाली ढलाई में कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चाक पाउडर का उपयोग हम कभी भी मशीनिंग की सतह पर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नमी हो जाती है और हमारी जो फिनिशिंग है उसमें हमारा अंतर हो जाता है, खराब हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, उच्च परिशुद्धता एक्यूरेसी वाली निर्मित वस्तु हेतु सफेदी का प्रयोग करने की संस्तुति नहीं की जाती है। स्पष्ट बोला जा रहा है, उच्च परिशुद्धता यानी कि हाई एक्यूरेसी मशीनिंग की सतह पर हम कभी भी सफेदी यानी कि व्हाइट बास का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नीला अंकन यानी कि मार्किंग ब्लू। मार्किंग ब्लू क्या होता है गाइज, एक रासायनिक डाई नीले रंग का मिथेलेटेड स्पिरिट के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, जो वर्कपीस पर अंकन यानी कि मार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। जो यथोचित मशीनी सतह होती हैं, जो मशीनी की गई सतह होती है, उस पर हम मार्किंग ब्लू का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक रासायनिक नीले रंग का मेथिलेटेड स्पिरिट होता है, ठीक है। नील, पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछता है तो पर्शियन ब्लू से क्वेश्चन जरूर पूछता है। पर्शियन ब्लू के बारे में आपको समझना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है पर्शियन ब्लू में, इसका उपयोग रेती हुई या मशीन की गई सतहों पर किया जाता है। इसकी सहायता से बहुत ही स्पष्ट लाइन रेखाएं प्राप्त होती हैं, परंतु इसमें क्या एक दोष है कि अन्य चिन्हन माध्यम मार्किंग मीडिया की अपेक्षा सूखने में अधिक समय लेता है, ठीक है। अगर इससे बोला जाए कि पर्शियन ब्लू का ज़्यादातर उपयोग ना करने का क्या कारण है, क्योंकि सूखने में अधिक समय लेता है, इसलिए हम जिसका ज़्यादातर उपयोग नहीं करते हैं। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर हमारी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी या हमारी मार्किंग ख़राब होगी, तो वहाँ पर हमको पर्शियन ब्लू का यूज करते हैं। पर्शियन ब्लू हमारा जो लेप होता है, जैसे कि हमारा कोई यहाँ पर एक वर्क पीस है, यहाँ पर हमको कोई मार्किंग करनी है तो इस पर हम पर्शियन ब्लू का लेप लगाएं। पर्शियन ब्लू पे जब अभी हम मार्किंग करेंगे बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही पतली लाइन हमारी वहाँ पर बनती है, ताकि आपकी सटीक एक्यूरेसी मार्किंग होती है, तभी आपका सटीक एक्यूरेट जॉब बन पाता है, सही आपकी यानी कि डायमेंशन रहती है। कॉपर सल्फेट जो होता है एक जहरीला होता है मार्किंग मीडिया। आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहरीला मार्किंग मीडिया कौन सा है, तो कॉपर सल्फेट एक जहरीला मार्किंग मीडिया है। जैसे नीला थोता तो पर्शियन ब्लू को बोलते हैं, ऐसे नहीं होते। कॉपर सल्फेट को पानी के साथ मिलाकर एवं इसमें कुछ नाइट्रिक एसिड की बूंदें मिलाकर, यानी कि कॉपर सल्फेट में किसकी बूंदें मिलाते हैं, कौन से एसिड की बूंदें मिलाते हैं, तो वहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड की बूंदें मिलाते हैं और घोल तैयार करते हैं। कॉपर सल्फेट का उपयोग जो है वो हम कहाँ करते हैं, तो रेती गई एवं मशीन की गई सतहों पर किया जाता है। चाहे हमारी मशीनिंग सतह हो या रेती की सतह हो, वहाँ पर हम कॉपर सल्फेट का यूज आसानी से कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट परिष्कृत की गई सतहों पर अच्छी तरह से चिपक जाता है। कॉपर सल्फेट जहरीली होती है। कॉपर सल्फेट कैसी होती है, जहरीली होती है।
इसलिए इसके रख रखाव में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। चिन्हन मार्किंग के पहले कॉपर सल्फेट की लेप को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, अथवा घोल चिन्हन औजार में जो मार्किंग टूल हमारे होते हैं उनमें चिपक सकता है और हमारे उनके पॉइंट जो होते हैं खराब कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है सेलुलोज लेकर। सेलुलोज लेकर जो होता है ये बहुत जल्दी सूखता है। ये इसका एक ज़्यादातर उपयोग करते हैं तो इसी गुण के कारण करते हैं कि जल्दी सूख जाता है। देखिए यह एक व्यापारिक रूप से उपलब्ध चिन्हन माध्यम मीडिया है। यह विभिन्न रंग में मिलता है। अगर आप सोचें विभिन्न रंग में कौन सा मार्किंग मीडिया मिलता है, तो विभिन्न रंग में जो हमारा मार्किंग मीडिया मिलता है वो होता है सेलुलोज लेकर रंग में मिलता है। तेजी से सूखता है और ये सूखता भी तेजी से, यही कारण है इसका ज़्यादातर उपयोग करने का। जॉब कार्य की परिशुद्धता एवं सतह परिष्करण सर्फेस के अनुसार चिन्हन माध्यम को उपयोग किया जाता है। सरफेस फिनिश के अनुसार ही हम चिन्हन माध्यम को उपयोग सेलेक्ट करते हैं। वर्तमान दिनों में उपयोग किए गए मार्किंग मीडिया एरोसोल कंटेनर में आसानी से उपलब्ध होते हैं, जिन्हें किसी भी सतह पर छिड़काव करके लागू किया जा सकता है, जिसे मार्किंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे हमारी सरफेस फ्लूइड। तो सरफेस फ्लूइड के बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, कई थ्योरी में पढ़ा होगा, लेकिन आपके लिए कुछ डीप बातें मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। आपने सरफेस फ्लूइड तो बेसिकली पढ़ा ही होगा कि कास्ट आयरन क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा। इसका वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन इसके बारे में कुछ डिटेल में आपके लिए बताने वाला हूँ। मैंने कुछ अलग से ही आपके लिए एक PDF तैयार की है, मैं आपके लिए बताऊंगा, और वो PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने वो PDF को रीड कर लिया तो आपको आसानी से बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी PDF इंग्लिश है, तो इंग्लिश स्टूडेंट्स तो अच्छे समझ सकते हैं, लेकिन हिंदू स्टूडेंट्स टेंशन ना लें, मैं हिंदी में उनके लिए बताता रहूँगा, पूरा हिंदी में ही बताऊंगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी इन सरफेस मेजरमेंट, जो हमारी सतह माप होती है उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है वो सब बताऊँगा, और सरफेस प्लेट के बारे में भी डिटेल में बताऊँगा, किस धातु की बनी होती है, कौन कौन सी ग्रेड होती हैं, कौन कौन सी ग्रेड। देखिए जो हमारी IT लेवल है उसमें 3 ग्रेड दी गई हैं, लेकिन सरफेस प्लेट की 5 ग्रेड होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती है, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे फ्लैटनेस, क्या देखोगे आप फ्लैटनेस। फ्लैटनेस इज डिफाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन पीक एंड डेप्थ पॉइंट ऑफ सरफेस प्लेट। तो यहाँ पर जो हमारी फ्लैटनेस को डिफाइन किया जाता है वो कौन कौन सी दूरी के बीच किया जाता है। पीक यानी कि शिखर और गहराई के बीच के जो पॉइंट होता है, जो डिस्टेंस होती है वो हमारी फ्लैटनेस कहलाती है। ठीक है, पीक को हम बोलते हैं शिखर, डेप्थ यानी गहराई। तो ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सब कुछ मैं आपके लिए बता दूंगा। रिजिडिटी यानी कठोरता, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड बॉडी टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, रिजिडिटी क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज है एक सॉलिड बॉडी का रजिस्ट डिफॉर्मेशन को रोकने का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, जिसे कहते हैं हम रिजिडिटी। कोई भी धातु जो कठोर धातु होती है, जब हम उससे सॉफ्ट धातु पर जब हम रगड़ते हैं या टच करते हैं तो उसमें खरोंच उत्पन्न कर देती है, वो हमारी कठोर धातु होती है। नेक्स्ट है लेबलिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लेबल द टेबल बाय इट्स सपोर्ट सिस्टम। जैसे कि सरफेस प्लेट जो हमारी होती है उससे हम लेबलिंग कैसे कर सकते हैं। किसी भी जॉब की जब हम लेबलिंग करना है तो सरफेस प्लेट की जो फ्लैटनेस होती है वो बहुत ही एक्यूरेट होती है। ठीक है, बहुत ही एक्यूरेट होती है, तो उससे हम किसी भी जॉब की लेबलिंग कर सकते हैं। तो लेबलिंग भी हम सरफेस प्लेट से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है पिंक ग्रेनाइट सरफेस प्लेट और ग्रेड 00 सरफेस प्लेट। यहाँ पर जो सरफेस प्लेट होती है वो ग्रेनाइट की बनी होती है। तो ग्रेनाइट के भी अलग अलग कलर होते हैं, और ज़्यादातर जो सरफेस प्लेट जिस ग्रेनाइट की बनाई होती है वो पिंक कलर ग्रेनाइट की ही बनाई जाती है। ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट बहुत ही मोस्ट यूजफुल होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसकी जो फ्लैटनेस है वो कभी प्रभावित नहीं होती, कभी ख़राब नहीं होती है। तो देखिए जो हमारी सरफेस प्लेट होती है वो 5 ग्रेड में होती है। एक तो ग्रेड होता है 0, एक होता है 00, एक होता है 1 2 3। तो हमारे 5 ग्रेड होते हैं, 2 और 3 5 ग्रेड कौन कौन से होते हैं, कब किसका यूज होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप देखोगे जो मैंने अभी बताया है पिंक ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, वो हमारी आती है ग्रेड 00 सरफेस प्लेट में। यहाँ पर आप देखोगे टाइप ऑफ सरफेस प्लेट, ध्यान से समझिए दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ उससे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नोट करते रहिएगा। टाइप ऑफ सरफेस प्लेट कितने प्रकार की होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट। मटेरियल के अनुसार, धातुओं के अनुसार जो सरफेस प्लेट होती है हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले होती है हमारी ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, उसके बाद होती है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, उसके बाद होती है ग्लास यानी कि कांच सरफेस प्लेट। ग्लास से भी, कांच से भी हमारी सरफेस प्लेट बनी होती है। इनके सभी के IS नंबर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी कैसा भी पूछ लेता है। तो हमारा ज़्यादातर
जब पूछता आप अपनी थ्योरी में ही पढ़ा होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैं बोलता हूँ आपको इस पर ज़रूर ध्यान देना है। आपने अपनी थ्योरी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जाके खोल के देख लीजिए, थ्योरी में आपका आईएएस नंबर लिखा होगा 2285। क्योंकि ज़्यादातर वर्कशॉप में जो सरफेस प्लेट हमारी यूज होती है वो होती है कास्ट आयरन वाली, जो कि क्लोज ग्राइंड कास्ट आयरन की बनी होती है। और कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट में के बारे में ही ज़्यादातर हमारी थ्योरी में दिया गया है। लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल का, थोड़ा सा कभी एडवांस से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का आईएस नंबर जो होता है वो होता है 7327 और 8512 तक, ठीक है। और जो कास्ट आयरन का होता है वो 2285 और आईएसओ होता है 8512-1। यहाँ पर ग्लास सरफेस प्लेट का आईएस नंबर होता है 14900। आपके लिए आईएस नंबर ध्यान रखना है, ठीक है। अब कब किस सरफेस प्लेट का यूज करते हैं समझिएगा। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है देखिए, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट हैव मोर रिजिडिटी फॉर द सेम डेप्थ विद द एब्सेंस ऑफ करोजन। यहाँ पर जो हमारी ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट होती है उसमें अधिक रिजिडिटी, अधिक कठोरता होती है, सेम डेप्थ विद द एब्सेंस करोजन। जो हमारी क्या करोजन, यानी कि जो जंग रोधी होती है, इसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। पत्थर में कभी जंग लगती है, ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, पत्थर में कभी जंग नहीं लगती है। दे प्रोवाइड ए हाई मॉड्यूल रिजिडिटी एंड आर मॉइस्चर फ्री। यहाँ पर जो हमारे ग्रेनाइट सरफेस प्लेट है ये हमारे लिए हाई मॉड्यूल यानी कि उच्च प्रकार की रिजिडिटी, यानी कि कठोरता, हाँ कठोरता बोल सकते हैं, रिजिडिटी कठोरता ही होती है, कठोरता हमको प्रदान करती है। और आर मॉइस्चर फ्री यानी कि नमी बिल्कुल भी इसमें नहीं होती है, कभी भी इसमें नमी नहीं आती, क्योंकि पत्थर में कभी नमी होती नहीं है, तो बिल्कुल भी इसकी जो फ्लैटनेस है कभी प्रभावित नहीं होती। इसलिए एक बहुत अच्छी सरफेस प्लेट मानी जाती है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट को। इसमें आगे आप देखोगे तो बोला जा रहा है कि मेटालिक ऑब्जेक्ट लाइक मैन्युफैक्चर कंपोनेंट जॉब कैन ईजिली स्लाइड ऑन देयर सरफेस द यूजुअल रेंज अवेलेबल फ्रॉम। जो हमारी सरफेस प्लेट जो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट होती है उसकी रेंज क्या है, यहाँ पर देखोगे 400, 250, 50। 400 लंबाई हो जाएगी, 250 उसकी चौड़ाई हो जाएगी, 50 उसकी विड्थ यानी कि उसकी मोटाई हो जाएगी, ठीक है, थिकनेस हो जाएगी यहाँ पर 50। यहाँ पर 2000, 1000 ये आपकी रेंज होती है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की, हमारी 2000 लंबाई तक मिलती है और मिनिमम आपकी 400 लंबाई तक मिलती है। सरफेस प्लेट ग्रेड 0, यहाँ पर जो मैंने आपके लिए बताया था, ठीक है, सरफेस प्लेट को मैंने आपके लिए बताया था कि हमारी 5 ग्रेड होती हैं। तो यहाँ पर आप समझिए ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। यहाँ पर देखिएगा ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ सरफेस प्लेट, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ग्रेड 00 जो हमारी होती है ये हम कहाँ पर प्रेफर करते हैं, लेबोरेटरीज में। जो मेट्रोलॉजी जो लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पर हम ग्रेड 00 वाली सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। उसके बाद हमारी आती है ग्रेड 0। जो ग्रेड 0 जो सरफेस प्लेट होती है वो हम कहाँ यूज करते हैं, उसका कंट्रोल रूम में यूज करते हैं, ठीक है। ये 2 ग्रेड हैं जो आपको अपनी थ्योरी में देखने को नहीं मिलेगी। किसी थ्योरी में आपके लिए ओनली 2 और 3 ग्रेड देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपने निमी की थ्योरी पढ़ी है तो आपको 1, 2, 3 ग्रेड में सरफेस प्लेट देखने को मिलेगी। तो ग्रेड 00 सरफेस प्लेट कहाँ यूज की जाती है, मेट्रोलॉजी लेबोरेटरी, नोट कर लीजिएगा। और ग्रेड 0 का यूज करते हैं हम जनरल वर्क एंड क्वालिटी रूम में सामान्य कार्य के लिए ग्रेड 0 सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ग्रेड 1 जो होता है वो टूल रूम में यूज करते हैं। और ग्रेड 2 जो होता है हम शॉप फ्लोर में यूज करते हैं, यानी कि वर्कशॉप में यूज करते हैं। ग्रेड 3 जो होता है आल्सो यूज्ड फॉर शॉप फ्लोर, इसे हम शॉप फ्लोर में भी यूज करते हैं। डिपेंड अपॉन नीड्स ऑफ कस्टमर, जिस प्रकार यानी नीड्स से जरूरत है उस प्रकार हम ग्रेड 3 को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 जो होती है वर्कशॉप में, शॉप फ्लोर में इसका यूज करते हैं। लेकिन 5 ग्रेड आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 5 ग्रेड आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, कास्ट आयरन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कास्ट आयरन सरफेस प्लेट देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट यूज्ड आफ्टर रफ मशीनिंग इज डन फॉलोड बाय सीजनिंग फॉर सुटेबल पीरियड, देन हीट ट्रीटमेंट फॉर रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। जो हमारी कास्ट आयरन सरफेस प्लेट होती है वो सीजनिंग के बाद एंड हीट ट्रीटमेंट के बाद ही उससे हम यूज कर सकते हैं। कास्ट आयरन की सीजनिंग करना क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके लिए पता होगा गर्मियों के दिनों में धातु फैलती है एंड सर्दियों के दिनों में धातु सिकुड़ती है। तो अगर हम उस पर सीजनिंग नहीं करेंगे तो हमारी
मौसम के अनुसार धातु फैलेगी और सिकुड़ेगी तो हमारी जो एक्यूरेसी है, जो हमारी फ्लैटनेस है, वो हमारी प्रभावित हो जाएगी। तो कोई काम की वो नहीं रहेगी। सीजनिंग कैसे करते हैं हम, जो हमारे 12 महीने होते हैं, 1 साल तक हम उसे खुले में छोड़ देते हैं उस मेटल को, जिससे हमको सरफेस प्लेट बनानी है, उस मेटल को हम खुले में छोड़ देते हैं। तो जो 12 महीने का जो मौसम परिवर्तन होता है वो सभी परिवर्तन उसमें एक समान होता है, यानी कि खुले में ही रहती है वो हमेशा। तो आप वो सभी परिवर्तन को झेल कर वो मेटल एक कठोर बन जाता है और उसमें फिर किसी भी मौसम का यानी कि इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद बनाने के बाद हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसकी इंटरनल स्ट्रेस जो रिमूव हो जाए। उसके बाद स्क्रैपिंग करके और एक मास्टर सरफेस प्लेट होती है, उसके द्वारा उसकी हम मार्किंग करके स्क्रैपिंग करके उससे हाई स्पॉट फ्री बनाते हैं और एक अच्छी फ्लैट सरफेस प्लेट हम तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आप देखोगे कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, यहाँ पर है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। तो यहाँ पर जो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट होती है वो हमारी 2 ग्रेडों में पाई जाती है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो, लिखा भी है, यहाँ पर देख सकते हो द एक्यूरेसी ऑफ दिस सरफेस प्लेट। इस सरफेस प्लेट की जो एक्यूरेसी होती है वो होती है हमारी 0.002 mm प्लस माइनस 0.002 mm प्लस माइनस 0.005 mm फॉर द सरफेस प्लेट डायगोनल ऑफ 150 mm। जो हमारी डायगोनल जो सरफेस प्लेट होगी वो हमारी 150 mm होगी। ठीक है, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट 2 ग्रेड में अवेलेबल है, मैंने अभी बताया 2 ग्रेड्स में अवेलेबल होती है। कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट 2 ग्रेड में होती है अवेलेबल, और ITI का जो वर्कशॉप होता है उसमें नॉर्मली इसी सरफेस प्लेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे, देखो ग्रेड 1 मैक्सिमम फ्लैटनेस इन 5 माइक्रोन फॉर 300 mm प्लेट। जो हमारी ग्रेड 1 का जो कास्ट आयरन ग्रेड 1 सरफेस प्लेट होती है वो उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 5 माइक्रोन तक होती है, यानी कि 0.005 तक होती है। ग्रेड 2 की जो फ्लैटनेस जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 20 माइक्रोन होती है। ठीक है, 20 माइक्रोन होती है। आपके लिए पता होगा कि 1 माइक्रोन बराबर हमारा 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है, यानी कि 1 mm बराबर आपका कितना होता है, 1000 माइक्रोन होता है। तो ठीक है, आपको माइक्रोन और mm में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर दिया गया 0.002 mm, यहाँ पर आपको दिया गया 20 माइक्रोन 5 माइक्रोन। तो ग्रेड 2 की अगर माइक्रोन में एक्यूरेसी पूछा जाए तो 20 माइक्रोन होती है। कास्ट आयरन ग्रेड 1 सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी 5 माइक्रोन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो ग्लास सरफेस प्लेट। हमारी जो मैंने बताया था ग्लास यानी कांच से भी सरफेस प्लेट बनाई जाती है। ग्लास सरफेस प्लेट कमर्शियली अवेलेबल, दीज आर कंपैरेटिवली लाइट इन वेट एंड फ्री फ्रॉम बर एंड करोजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हल्की यानी कि कम भार वाली एंड यहाँ पर बर फ्री, जो बर्फ जो उत्पन्न होती है बर फ्री एंड जंग रोधी कौन से मटेरियल की सरफेस प्लेट होती है। जो ग्लास जो होता है ना तो उसमें हमारी बर उत्पन्न होती है ना कभी जंग लगती है। तो ग्लास की सरफेस प्लेट बनाने का एक भी फायदा ना तो कभी उसमें रेसे उत्पन्न होना है ना कभी जंग लगनी है। और ग्रेनाइट वाली सरफेस प्लेटों में कभी भी रेसे उत्पन्न नहीं होती। अगर खरोंच कभी पड़ जाती है तो उससे कोई इफेक्ट हमको नहीं पड़ता उससे, क्योंकि रेसे उत्पन्न नहीं होते हैं। और कास्ट आयरन सरफेस प्लेट में अगर यहाँ पर खरोंच वहाँ पर पड़ जाएगी तो वहाँ पर रेसे उत्पन्न हो जाएंगे, और रेसे उत्पन्न हो जाएंगे जब तो हमारे फ्लैटनेस में वहाँ पर डिफेक्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर जो एक्यूरेसी हमारी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारी ग्लास सरफेस प्लेट होती है, कांच की सरफेस प्लेट जो होती है वो एक्यूरेसी वेरियस इन द रेंज, उसकी एक्यूरेसी अलग अलग होती है। 0.004 mm से 0.008 mm तक उसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, उसका अगर आप साइज देखोगे दे आर अवेलेबल इन साइज ऑफ 150 mm टू 600 to 800 mm। 150 और 600-800 mm रेंज में हमारी ग्लास सरफेस प्लेट है जो अवेलेबल रहती है। उसकी आप एक्यूरेसी ध्यान रखना 0.004 से लेकर 0.008 mm तक हमारी ग्लास सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी होती है। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी मैंने आपको बताई दिया है। एंड 2 बातें आपको और याद रखना है जो कि आपको याद रखने के लिए है। अगर आप यहाँ पर देखोगे सरफेस प्लेट का यूज कहाँ किया जाता है, थोड़ा सा आप समझिएगा। तो सरफेस प्लेट का यूज हम मार्किंग में ही करते हैं। किसी भी जो फ्लैटनेस को चेक करने के लिए भी कभी कभी हम सरफेस प्लेट का यूज कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मार्किंग करने के लिए ही मार्किंग टेबल एंड सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। ठीक है, मेजरिंग ऑफ सरफेस रफनेस, जो हमारी जो सरफेस रफनेस उसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा समझिएगा, इंस्पेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ सरफेस रफनेस ऑफ मशीन वर्क पीस कैन बी डन बाय डिफरेंट मेजरमेंट टेक्निक। अलग अलग टेक्निक का यूज करते हैं हम। एक होती है पॉकेट सर्फ टेक्निक, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक लेवल टेक्निक। ये 2 टेक्निक से हम सरफेस रफनेस को मेजर कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि सरफेस रफनेस
को मेजर करने की टेक्निक नहीं है या टेक्निक है, तो आपको ये दोनों टेक्निक जब याद होगी तो आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो, पॉकेट सर्फ एंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल। आई होप कि आपको सरफेस प्लेट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करके देखिए, नोट करिए और रिविजन करिए, आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारी है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि क्लोज ग्राइंड कास्ट आयरन की बनी होती है, बिल्कुल बनी होती है, ठीक है। ये हमारी क्लोज ग्राइंड कास्ट आयरन की बनी होती है। मार्किंग करते समय हम इसका यूज करते हैं। ये हमारी कई टाइप में होती है, जैसे कि यहाँ पर सादा ठोस कोण एंगल प्लेट यानी कि प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट भी होती है, एंड स्लोटेड एंगल प्लेट भी होती है, एंड बॉक्स टाइप एंगल प्लेट भी होती है, एंड एडजस्टेबल एंगल प्लेट भी होती है। तो चार प्रकार की एंगल प्लेट मोस्ट कॉमन है। यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे जो हमारी स्लॉट जो यानी कि हमारी ठोस एंगल प्लेट होती है, और सादा ठोस के सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। इसमें दो तली सतहों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर पूर्ण रूप से मशीन किया जाता है। विन्यास बनाते समय इन कोणों को प्लेटों से कार्य को टिका कर रखा जाता है। जब ये मार्किंग करते हैं तो ये जो हमारी सर्विस प्लेट है इससे हम टिका कर रखते हैं। अपेक्षाकृत इनका साइज छोटा होता है, ठीक है, 90 डिग्री तो होता है। आपके लिए पता हो जो सरफेस प्लेट की दोनों सतह होती हैं वो एक दूसरे 90 डिग्री के कोण पर झुकी होती हैं, ठीक है। स्लोटेड जो हमारी एंगल प्लेट होती है, इस तरह की कोण प्लेट के दो तरफ सतहों पर झिरी कटी होती है। सादे ठोस कोण प्लेट की अपेक्षा बड़ी साइज की होती है। जो हमारी सॉलिड एंगल प्लेट होती है उससे हमारी बड़ी होती है स्लोटेड एंगल प्लेट। और इस स्लोट क्यों काटे जाते हैं? मार्किंग करते समय हम जॉब को इसमें बांध सकें। जैसे छोटे जॉब होते हैं हम नीचे रख कर उनकी मार्किंग नहीं कर सकते, तो हम इसमें जॉब को बांध लेते हैं। ये हमारे पीछे का ये रिप्स बने होते हैं। देखिए रिप्स और स्लोट दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रिप्स जो होते हैं वो अलग चीज़ है और स्लोट जो होते हैं वो अलग चीज़ है। ये हमारे रिप्स होते हैं जो कि डिस्टोर्शन को रोकने के लिए, यानी कि सरफेस प्लेट हमारी विरूपण यानी कि टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इसलिए हम ये रिप्स प्रदान कर देते हैं, तो ताकि अच्छे से उसको सपोर्ट मिल जाता है। और जो हमारे स्लॉट जो होते हैं वो हम जॉब को बांधने के लिए, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए स्लॉट प्रदान करते हैं, ना कि भार कम करने के लिए। तो एक क्वेश्चन सरफेस प्लेट से अगर बनता है तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि रिप्स प्रदान क्यों किए जाते हैं एंड स्लॉट प्रदान क्यों किए जाते हैं। तो आपको दोनों के बारे में मैंने बता दिया कि डिस्टोर्शन को रोकने के लिए हम यहाँ पर रिप्स प्रदान करते हैं, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए स्लॉट प्रदान करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम वर्कपीस को होल्ड कर देते हैं, यहाँ पर स्लॉट द्वारा यहाँ पर बांध देते हैं, तो इसलिए हम स्लॉट प्रदान करते हैं। एक होती है हमारी स्विवल टाइप एंगल प्लेट, घूमने योग्य, जिसे हम किसी भी कोण पर घुमा सकते हैं। यह एडजस्टेबल, जिसमें दो सतहों को एक कोण पर रखा जाता है। हमारे दो सतह होती हैं, हमारी दो सतह होती है इस प्रकार से। यहाँ पर कोण पर हम रख देते हैं, इसे हम यहाँ पर झुका सकते हैं, यहाँ पर झुका सकते हैं, कहीं पर झुकाकर मार्किंग कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक होती है आपकी बॉक्स कोण एंगल, बॉक्स टाइप एंगल प्लेट होती है। बॉक्स टाइप एंगल प्लेट बिल्कुल स्क्वायर होती है। उसमें जितनी सतह होती है सभी पर स्लॉट कटे होते हैं। जैसे कि हमारी मान लो कोई बताता हूँ, कोई एंगल प्लेट है, इनका भी इस्तेमाल अन्य किस्म की कोण प्लेट की तरह ही किया जाता है। सेटिंग के पश्चात जॉब को बॉक्स के साथ घुमाया जा सकता है ताकि आगे चलन मशीन कार्य किया जा सके। एक बार हम जॉब को होल्ड करके उसे एंगल प्लेट को घुमा कर हम उस जॉब पर विभिन्न क्रिया कर सकते हैं, उसको अलग अलग बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये हमारी जो दिख रही है आपके लिए, ये है एडजस्टेबल एंगल प्लेट। यहाँ पर फ्लैंज टाइप जो हमारे ऊपर लगा है, यहाँ पर एंगल प्लेट है, ये हमारा यहाँ पर जॉब होल्ड किया गया है फ्लैंज पाइप यहाँ पर, और ये हमारा निचला पोर्शन है एडजस्टेबल एंगल प्लेट का, ये हमारा ऊपरी पोर्शन है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक नट बोल्ट लगा हुआ है, इसे हम ढीला एंड टाइट करके इसे हम किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं, तो ये हमारा फायदा होता है, ठीक है। और ये हमारे नीचे आप देखोगे ये हमारा बॉक्स एंगल प्लेट है। तो बॉक्स एंगल प्लेट में टी स्लॉट कटे होते हैं। टी स्लॉट क्यों कटे होते हैं? जॉब को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, बांधने के लिए। ऑल फेसेस पर मशीन स्कोर होती है और यहाँ पर हमारे स्लॉट बने होते हैं। हम यहाँ पर जॉब को बांधेंगे और इसे किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, घुमा के हम विभिन्न क्रिया वहाँ पर कर सकते हैं, अलग अलग साइज से, अलग अलग दिशा से विभिन्न क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर साइज की बात करो कि एंगल प्लेट का साइज कहाँ से लिया जाता है, तो साइज जो होता है संख्या द्वारा भी निर्दिष्ट किया जाता है। संख्या होती है जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार संख्या दी जाती है, और संख्या के जो नंबर होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वहाँ पर दी रहती है। तो आपको साइज संख्या में लिखना है कि एंगल प्लेट बन, तो आपकी लंबाई चौड़ाई वहाँ पर सब कुछ आ जाएगी, कितनी लंबाई चौड़ाई की एंगल प्लेट आपको चाहिए। तो ध्यान रखना, ग्रेड एंड साइज ध्यान रखना। ग्रेड जो होती है वो आपकी होती है 1 और 2, ग्रेड आपकी होती है 1 और 2, और बी ब्लॉक में ग्रेड होती है ए एंड बी। तो हमारी जो एंगल प्लेट है वो 2 ग्रेडों में मिलती है, एक और 2 ग्रेडों में हमारी एंगल प्लेट मिलती है, ठीक है। आपको साइज अगर पूछा जाए कि एंगल प्लेट का साइज कहाँ से लेते हैं, तो संख्या द्वारा हम साइज को लेते हैं, ठीक है। टेबल में कोण प्लेट की साइजों की संख्या तथा संगत साइज अनुपात दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जैसे हमको कोई भी कोण प्लेट की विशिष्ट स्पेसिफिकेशन देखोगे तो ऐसे लिखा जाता है साइज 6 ग्रेड 1। साइज और ग्रेड लिखना बस एंगल प्लेट की स्पेसिफिकेशन हो गई, साइज 6 ग्रेड 1, ठीक है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 की आपके लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या क्या है। बॉक्स प्लेट को इस प्रकार परिणामित किया जाता है, जैसे हमारे बॉक्स प्लेट हमको मंगानी है तो बॉक्स कोण प्लेट
प्लेट 6 ग्रेड, यहाँ पर आइस नंबर 623 लिख देंगे, हो गया। हमारी एंगल प्लेट का आइस नंबर है वो 623 है। यहाँ पर साइज 2 ग्रेड 2 कोण प्लेट की निम्नवत नामित किया जाता है, जैसे प्लेट 2 ग्रेड 2, यहाँ पर हमारी यहाँ साइज है 2 और ग्रेड है 2, आईएस है नंबर 623। यहाँ पर देखिए साइज संख्या लिखी गई है, साइज संख्या लिखी गई है 1 से लेकर 10 तक, लंबाई चौड़ाई एंड हाइट यहाँ पर लिखी गई है। अगर आपका इसमें साइज पूरे याद नहीं होते हैं तो 1 और 10 ये 2 साइज आप जरूर याद रख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहला साइज है आपका, उसका लंबाई 125, चौड़ाई 75 और हाइट है, ऊंचाई जो है वो 100 mm है, ऊंचाई जो है 100 mm है, ठीक है। और यहाँ पर 10 नंबर का है 2800 लंबाई है, 900 चौड़ाई है, 2200 आपकी ऊंचाई है। ऊंचाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमको चौड़ाई ज़्यादा नहीं चाहिए, ऊंचाई ज़्यादा चाहिए उसकी। सिर्फ ग्रेड 2 के लिए है ये, सिर्फ ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 1 के लिए साइज कम होती है, ठीक है। ग्रेड 1 का उपयोग आपके लिए पता होगा, ग्रेड 1 की जो एंगल प्लेट होती है उसका प्रयोग हम टूल रूम में करते हैं, ग्रेड 2 के एंगल प्लेट का उपयोग हम वर्कशॉप में करते हैं, इसलिए ग्रेड 2 के लिए साइज दिया गया है। पहले के लिए 125, 75, 100 और साइज 10 के लिए 2800, 900, 2200। नेक्स्ट आप देखोगे पैरेलल ब्लॉक, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर 11 नंबर का हम कल डिस्कस करने वाले हैं। पैरेलल ब्लॉक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सॉलिड पैरेलल, एक होते हैं एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक का उपयोग हम मार्किंग करने के लिए भी करते हैं और कोई मशीनिंग क्रिया करने के लिए, तो जॉब को लेवल करने के लिए हम पैरेलल ब्लॉक का उपयोग करते हैं। और पैरेलल ब्लॉक जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पैरेलल ब्लॉक हैं B1 B2 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रकार के पैरेलल ब्लॉक मैंने बताया, एक होते हैं सॉलिड, एक होते हैं एडजस्टेबल। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ इन्हें कठोरीकृत अपकृषित किया जाता है, कभी कभी लिपिंग द्वारा परिष्कृत भी किया जाता है। तो यहाँ पर पैरेलल ब्लॉक भी हाई क्रूसिम बने होते हैं, ठीक है। इनका ग्रेड जो होता है ग्रेड ए तथा ग्रेड बी में मिलते हैं। ग्रेड ए के महीन कार्यों अर्थात औजार कक्ष यानी टूल रूम में करते हैं, ग्रेड बी का सामान्य मशीन यानी कि वर्कशॉप में उपयोग करते हैं, ठीक है। एडजस्टेबल जो पैरेलल ब्लॉक जो होता है इसमें 2 टेपरेट ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर चिन्ह एवं खांचा संयोजन टोंग एंड ग्रुप्स असेंबली द्वारा चलते हैं। इस प्रकार के समांतर ब्लॉक की विभिन्न ऊंचाई के लिए समायोजित किया जाता है। इसका टोंग जो है ए आपको टोंग देखने को मिल जाएगा, ए आपका स्लॉट है, स्लॉट में टोंग चलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा स्लॉट कटा हुआ है, इसमें टोंग चलता है। इसे हम विभिन्न ऊंचाई यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये नीचे की साइड आएगा तो हमारी ऊंचाई कम होगी, ऊपर की साइड हम जाएंगे तो ऊंचाई हमारी ज़्यादा होगी। विभिन्न ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हम एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उपयोग भी इसमें दिया गया है। मशीन के समय जॉब की सेटिंग के लिए ठोस एवं समायोजी दोनों पैरेलल ब्लॉक का उपयोग करते हैं हम, जॉब मशीनिंग के समय जॉब की सेटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग 22 से मशीन के टेबल में बंधे कार्यखंडों को ऊपर उठाने में भी किया जाता है, ताकि मशीनिंग प्रकार की भली बात ध्यान दिया सके। यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार इसका उपयोग होता है, ठीक है। देखभाल तो आपके लिए पता ही होगा क्या देखभाल इनकी करनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर समांतर की साइज जो पैरेलल ब्लॉक का साइज यहाँ पर देखो टेबल बन में दिया गया। समांतर का पद डेजिग्नेशन क्या है, टाइप ग्रेड केवल उस ठोस समांतर के लिए साइज या मानक की संख्या द्वारा इन्हें पद नामित किया जाता है, ठीक है। हमारा जो ठोस पैरेलल ब्लॉक जो होता है उसका ठोस समांतर हमको लिखना पड़ेगा, A5 उसको लिखना पड़ेगा, 10 एंड 100 हमारा इसका लंबाई एंड चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। ए ग्रेड का है, 5 इसका विड्थ है यानी ऊंचाई है और 10 इसकी चौड़ाई है, 100 इसकी लंबाई है, ये इसका ग्रेड है। और अगर एडजस्टेबल हम समांतर ब्लॉक मंगाते हैं तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 10 M वहाँ पर आएगा, एडजस्टेबल में आपको M आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपसे एक मार्किंग दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा पैरेलल ब्लॉक है, तो M है तो एडजस्टेबल ब्लॉक है। अगर ग्रेड ए एंड बी कोई लिखा है तो वो आपका है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक। एक क्वेश्चन आपको बनते हैं, ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर TWL यानी कि TWL आपके लिए याद रखना है, यहाँ पर लेंथ विड्थ एंड थिकनेस आपके लिए यहाँ पर A एंड B ग्रेड की 5, 10, 100 मिल जाएगी आपके लिए। ये एक तो A वाली रखना है और 2 आपके लिए A रखना है याद। आपके लिए A एंड B ग्रेड की 5, 10, 100 मिल जाएगी, वो B ग्रेड की आपके लिए 480, 350, 50, 100, 400। इसी का हम प्रयोग वर्कशॉप में करते हैं, एक हम टूल रूम में करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एडजस्टेबल हमारा पैरेलल ब्लॉक होता है उसकी हमको यहाँ पर ऊंचाई रेंज दी होती है और लंबाई यहाँ पर ऊंचाई रेंज से हम उसको परिणाम करते हैं। जैसे 10 से 13 तो लंबाई ऑटोमेटिक पता हमको याद रखनी पड़ती है, जैसे 40, 10 से 13 के लिए 40, 13 से 16 के लिए 50, 16 से 20 के लिए 60, यहाँ पर हमको लंबाई याद रखनी पड़ती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही और लेक्चर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। PDF टेस्ट प्राप्त करने के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जो भी आपका डाउट है सवाल पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।